संसद परिसर में राहुल गांधी बयान देते हैं, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। बीजेपी कहती है भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर इज डेड। घमासान मच जाता है, आंकड़ों के तीर चलते हैं। जीडीपी से लेकर बेरोजगारी तक, इन्वेस्टमेंट से लेकर के ट्रेड और गरीबी से लेकर के महंगाई के नंबर्स के जरिए शरसंधान होता है। नाजुक मौके पर बारीक बातें गिनाई जा रही हैं, लेकिन सवाल जस का तस है, क्या सच में भारत की अर्थव्यवस्था बेजान है? आज के शो में इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे एक्सपर्ट्स के जरिए। और इस सवाल के जवाब से पहले ज़रूरी बात एसएससी प्रोटेस्ट की। बताएंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे एसएससी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस ने आज क्या किया, वो शिक्षक क्या बोले जो झड़प में चोटिल हुए थे, छात्रों की मांगों पर एसएससी ने क्या बयान दिया है, और एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए प्राइवेट एजेंसीज की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, एसएससी खुद अपना सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहा है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. बड़ी खबर पर चलने से पहले एसएससी एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं। दी ललन टॉप लगातार छात्रों की चिंताओं और मांगों को जगह दे रहा है और इसी क्रम में हमारे साथी रजत और विजय दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर यानी विरोध प्रदर्शनों की शरण स्थली। दरअसल 31 जुलाई को शिक्षकों और पुलिस की झड़प के बाद 1 अगस्त के लिए भी कुछ तैयारियां की गई। व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जंतर मंतर पर इकट्ठा होने की कॉल दी गई। छात्रों ने कूच भी किया, लेकिन प्रदर्शन नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस बोली कि मंजूरी नहीं है। पहले मैं 3 सवा 3 के करीब वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे 200-250 लोग थे और जब जैसे कोई भी न्यूज़ की बाइट ले रहा था या कोई रिकॉर्ड कर रहा था तो अचानक से वहाँ से भगदड़ मची। पुलिस की वैन और बसेस पहले से खड़ी थी और वहाँ CISF वाले थे या BSF वाले थे, उन लोग ने लाठी लेके दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो बच्चे कूद के इधर उधर भाग रहे थे। फिर बच्चों को कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया, ना रुकने दिया, और कुछ बच्चे इधर उधर कूद के रेलिंग वगैरह इधर उधर भाग रहे थे, बट कहीं 1% नहीं रोकने दिया। और वहाँ बच्चे फिर तितर बितर हुए, 200-250 बच्चे थे। फिर उसके बाद वहाँ किसी को खड़े नहीं होने दिया गया। लोगों को डिटेन भी किया है पुलिस ने। किसी को जो पकड़ में आ गए थे उनको बस में भरने की कोशिश की जा रही थी। अब क्योंकि सब भगदड़ मच गई तो हम लोग भी इस साइड आ गए। पता नहीं उनको पकड़ के बस में डाला गया कि नहीं, बट किसी को वहाँ रुकने नहीं दिया जा रहा था। हमारे साथियों ने उन शिक्षकों से भी बात की जिन्हें कल की झड़प में चोटें आई थी। तो जैसे ही करते हैं तो उधर से ना कुछ टीम एंट्री भी नहीं करने देती, उससे पहले ही वहाँ पर ना पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वो खींचातानी करके किसी को बैठाना है। मतलब लेडीज़ के साथ तो सोचेंगे थोड़ी सी रहमियत हुई, उनके साथ भी इतनी रहमत नहीं थी। जैसे अगर आप देखेंगे तो लेडीज़ कांस्टेबल फिर बाद में आई थी। तो इस बीच में क्या हुआ, बच्चे आ गए थे जो बच्चों को नहीं बुलाया गया था। तो जब बच्चे आ गए तो उन्हें SSC आया इस तरह करने लगे। तो उसकी तरफ से जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने ऐसे खींचातानी करने लगे। तो आप ये देखेंगे पूरा का पूरा जो हाथ है ना, यहाँ से बिल्कुल एकदम स्वेल किया हुआ है। और सबसे बड़ा आप देखो इस तरीके से जो ये चीज़ें, तो वो ऐसे जिनके हाथ थे यूँ इस तरीके से, और जो कुछ डंडे थे तो इस तरह घुमा के मार रहे थे ना यहाँ से करते टाइम। तो बस हुआ, मतलब हमें लगा कि हम शिक्षक, और एक बार को तो मुझे ये लगा कि मैं शायद शिक्षक नहीं, उन्होंने स्टूडेंट समझ के मारपीट करी थी कि चलो भाई ये पढ़े, ऐसे लगे, मतलब मेरे वेशभूषा है उस वजह से। बट वहाँ का जो कल का हालात था, उस हालात को देखते सही में एक ही चीज़ लग रही थी कि आप अगर अपनी बातें बोलेंगे तो आपको चुप कराने का एक सबसे बड़े माध्यम है आप पे मारपीट या लाठीचार्ज कर दिया जाए, और दूसरा आपकी बातों को आगे तक ना ले जाया जाए। एसएससी से भी बात की गई, छात्रों की मांगों पर पक्ष जाना गया। इस वक्त हम एसएससी के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं और कुछ देर पहले हमारी जो एसएससी के चेयरमैन हैं एस गोपाल कृष्णन, उनसे मुलाकात हुई। कैमरे पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन ऑफ द कैमरा तमाम चीज़ें पर उनसे बात हुई। हमने वो सारे सवाल उनसे पूछे जो छात्रों और शिक्षकों के द्वारा उठाए जा रहे थे। हमने ये पूछा कि आपने एडिक्विटी जैसी संस्था को टेंडर क्यों दिया एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि उस पर पहले से तमाम आरोप थे। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि टेंडर देने का काम हमारा नहीं है, टेंडर की अपनी प्रक्रिया है और उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन होते हैं। एडिक्विटी उन तमाम वेरिफिकेशन को पास करने के बाद उसे टेंडर दिया गया है, उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस हुआ है। तो हमने ये भी पूछा कि एडिक्विटी एग्ज़ाम करा रही है, उससे जुड़े तमाम शिकायतें आ रही हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि वेरिफिकेशन टाइम से नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम लेट शुरू हो रहा है, सर्वर हैंग कर रहा है, माउस नहीं काम कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें सारी जानकारियाँ हमें मिल रही हैं और उन्हें रिजॉल्व करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इसी दफ्तर में एडिक्विटी के सारे एम्प्लॉयज़ यहीं पर बैठ रहे हैं, यहीं से सारी मॉनिटरिंग हो रही है, यहीं पर कंट्रोल रूम बनाया है जहां से हर सेंटर पर निगरानी रखी जाती है और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन्हें यहीं से रिजॉल्व किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि एसएससी के सारे अधिकारी एडिक्विटी के अधिकारियों के टच में हैं और दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो भी स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेरीज आ रही हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करने का काम कर रहे हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि
स्टूडेंट का ये भी आरोप है कि सेंटर बहुत दूर पड़ रहे हैं। तो उनका कहना है कि एडिक्विटी अभी इस मामले में नहीं है, क्योंकि ये पहला एसएससी का एग्ज़ाम है जो वो कंडक्ट करा रही है। धीरे धीरे दिक्कतें रिजॉल्व होंगी और जो शिकायतें उनके पास आ रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने का वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन सेंटर्स में दिक्कतें हुई हैं, जहाँ पे सुपरवाइजर्स फ़ोन लेकर नज़र आए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है। तमाम सेंटर्स के सुपरवाइजर्स पर एफआईआर हुई है और एडिक्विटी पर भी वो पेनाल्टी लगाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक बार एग्ज़ाम पूरा हो जाए, ये पूरी प्रक्रिया हो जाए जो 24 तारीख से 1 तारीख तक होना है, जो एसएससी सिलेक्शन ग्रेड एग्ज़ाम है वो एक बार पूरी हो जाए, फिर पूरी प्रक्रिया का वो एनालिसिस करेंगे और वो जनता के लिए एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे कि जो जो खामियां आई हैं उन्हें वो कैसे एड्रेस कर रहे हैं और किन किन खामियों पे उन्होंने काम किया है और क्या उसका रिजल्ट मिला है। ये थे ताज़ा और बाकी ज़रूरी अपडेट्स। हमारी नज़र बनी हुई है, सारी बातें आप तक पहुंचाई जाएंगी और आपकी बातें भी हर स्तर पर पहुंचाई जाएंगी। अब बारी बड़ी खबर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बता रहे हैं और नेता विपक्ष राहुल गांधी उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं। अप्रेजल के मौसम में टैरिफ लेटर्स बांटते फिर रहे ट्रंप ने कहा था कि रूस और भारत मिलकर अपनी डेड इकोनॉमीज को गर्त में ले जा सकते हैं। और जब ट्रंप के बयानों पर 31 जुलाई को राहुल गांधी की प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो बोले कि ट्रंप ने एक बात तो सही कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको इस बारे में पता है। The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वो ही करेगा जो ट्रंप कहेगा। अपने बयान को विस्तार देने के लिए राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी लिखा। कुल 5 कारण उन्होंने गिनाए। अदानी मोदी पार्टनरशिप, नोटबंदी और गड़बड़ जीएसटी, विफल असेंबल इन इंडिया, एमएसएमईज का खात्मा और बर्बाद किसान। प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आईं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 31 जुलाई को लोकसभा में कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है। आज वैश्विक संस्थाएं और अर्थशास्त्री भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते सितारे के तौर पर देखते हैं। पार्टी के आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं, राहुल गांधी की राजनीतिक साख और विरासत खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस का खेमा बटा हुआ नजर आया। कुछ ने समर्थन किया, कुछ ने असहमति भी जताई। असहमति जताने वालों में 2 बड़े नाम, शशि थरूर और राजीव शुक्ला। थरूर बोले कि हमारा घरेलू बाजार मजबूत और बड़ा है, अगर अमेरिका के साथ बात नहीं बन रही तो हमें अमेरिका के बाहर के विकल्प तलाशने चाहिए। राजीव शुक्ला ने सीधे कहा कि हमारी इकोनॉमी डेड नहीं है। ट्रंप का ये कहना है कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड है, एकदम गलत बात है। भारत की इकोनॉमी डेड नहीं। जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तो इसलिए हम आर्थिक रूप से कोई हमें कहे कि हमें खत्म कर देगा, उसकी गलतफहमी है। तो ट्रंप की गलतफहमी जी रहा। सोशल मीडिया पर भी खेमे बट गए, पक्ष और विपक्ष में दलीलें रखी गई। इनके बारे में आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं कि डेड इकोनॉमी का मतलब होता क्या है, पॉइंटर्स में समझते हैं। जीरो या नेगेटिव ग्रोथ। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट जीरो है या नेगेटिव में जा रही है, जैसे कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ हुआ था। बढ़ी हुई बेरोजगारी, अगर बेरोजगारी दर डबल डिजिट में आ जाए, इसका मतलब है कि इकोनॉमी चल नहीं पा रही। निवेश का खात्मा, अगर नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है या ना के बराबर आ रहा है तो नई आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ जाती हैं। घोर गरीबी और असमानता, अगर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा घोर गरीबी में जी रहा है, अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, तो इसको भी नेगेटिव माना जाता है। व्यापार और वाणिज्य की दिक्कतें, अगर व्यापार में तीखी कमी देखी जा रही है, दूसरे देशों में आपके सामान की मांग न के बराबर हो जाए। सरकारी अक्षमता, अगर सरकार अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही, उसके पास फंड की कमी है। सामाजिक उथल पुथल, खराब आर्थिक हालत के चलते लोगों का गुस्सा जवाब दे गया है और वो सड़कों पर निकल आए हैं।
अब दोनों तरफ की दलीलों की बारी। पहले राहुल गांधी के पक्ष की दलीलें सुन लेते हैं। विपक्ष ये कहता है कि 2016 के आखिर में हुई नोटबंदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कैश फ्लो रुकने से इनफॉर्मल सेक्टर में नौकरियां गईं, जीडीपी का आंकड़ा घट करके 6.8% पर आ गया। विपक्ष ये कहता है कि जीएसटी ने छोटे और मंझले उद्योगों को तोड़ कर रख दिया, नौकरियां खत्म हुई, जीडीपी घट गई। नोटबंदी और जीएसटी ने मिलकर एमएसएमईज पर बहुत बुरा असर डाला। लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज प्रभावित हुए, ऐसा कांग्रेस कहती है। कांग्रेस ये भी कहती है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी, नीतियां उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाई गई, उनका तो विकास हुआ लेकिन आम लोगों का नहीं। भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% धन संपदा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 3% भी खर्च नहीं किया जाता। इनफॉर्मल सेक्टर के 80% कामगारों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। एशियाई देशों की मुद्राओं के बीच भारतीय रुपए का प्रदर्शन खराब है। अब दूसरे पक्ष की दलीलों की बारी, जो आते हैं सत्ता पक्ष की ओर से। सरकार ये कहती है कि जीएसटी ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाया है, कॉरपोरेट टैक्स में कटौती हुई है और पीएलआई स्कीम के साथ मिलकर इन सुधारों ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती फ्रजाइल 5 यानी दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी। पिछले एक दशक के भीतर इंडियन इकोनॉमी इस लिस्ट से निकली और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। बीजेपी नेताओं के मुताबिक 2004 से 2014 के दौरान तमाम घोटालों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया था। ये एक लॉस्ट डेकेड रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की गति से बढ़ सकती है। इसके अलावा कुछ और दलीलें भी रखी गई। मसलन पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स 17 साल के सबसे उच्च स्तर पर है, यानी उत्पादन हो रहा है, खरीदारी हो रही है, अर्थव्यवस्था की गाड़ी चल रही है। लेकिन जून 2025 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8% रही, ऐसा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी का कहना है। इसी तरह से महंगाई दर भी कंट्रोल में है। जून 2025 में 3.5%, पिछले 6 साल में सबसे कम। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उम्मीद के मुताबिक नौकरियां पैदा नहीं हो रही, लोगों के पास खर्च चलाने लायक पैसे नहीं होते, जॉबलेस ग्रोथ होने के आरोप लगते रहते हैं। तो ये थी दोनों तरफ की दलीलें। अब असली सवाल पर आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का सूरत हाल है क्या? ये जिंदा है, थक गई है, मर गई है, दौड़ रही है? समझते हैं एक्सपर्ट से। कुछ लफ्ज ऐसे हो जाते हैं कि जो सुनकर एक अजीब लगता है। तो डेड इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर सबसे पहले मैं बताऊं कि इसका जनक, इस लफ्ज का जनक प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनका कहने का वजह यह है, उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। भारत के साथ ट्रेड समझौता अमेरिका के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख चीज इस वक्त है, और बिकॉज वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उस फ्रस्ट्रेशन में, जैसे होता है ना कि हम किसी से बहुत चाहते हैं किसी को और वो हमको तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं, तो हम फिर हमारे लफ्ज कुछ बिगड़ जाता है और काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। मैं आपको बताऊं कि भारत के साथ ट्रेड समझौता अमेरिका के लिए इस दशक का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेप रहेगा। कई अमेरिकन प्रेसिडेंट इसका कोशिश कर चुके हैं, संभव नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के लिए अमेरिका से खास इंपोर्ट करने का खास कुछ चीजें हैं नहीं। अजीब लगता है, लेकिन अमेरिका ऐसा कुछ भी प्रोडक्शन नहीं करते हैं जो हमें सेल कर सकते हैं। हमें चाहिए बोइंग, अमेरिका में एडिक्वेट बोइंग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो हमें दूध बेचना चाहते हैं और हमारे पास दूध एडिक्वेट है। मामला यहीं पे है। और चूंकि हम इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो अमेरिका को गुस्सा है, और उसी लिए ये अचानक, मतलब वो गुस्से में बोलने वाली बात कि डेड इकोनॉमी, तो ये एक ऐसी बेतौर सा चीज है कि अगर डेड इकोनॉमी है तो इसके लिए आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आप इस इकोनॉमी को, आप इस इकोनॉमी से आप नाता मत रखिए ना। आपको शुरुआत से ही आपको इसमें इंटरेस्ट क्यों है इतना? तो इस इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही मजबूत इकोनॉमी बना है, दुनिया का चौथा लार्जेस्ट ही नहीं, इसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो इतना ज्यादा है कि इस पर अपना पोजीशन जताना बहुत जरूरी है, और अमेरिका को लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। आप डेट के साथ, जो मृत्यु हो चुका है उसके साथ आप करते नहीं है।
1947 में आज़ाद हुए भारत के पास कुछ खास नहीं था। अंग्रेज बस रेल छोड़ करके गए थे, रिजर्व नहीं। सदियों की लूट खसोट से देश को उबरना था, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग होना था। 1950 से 1990 तक देश ने अपनाया समाजवादी मॉडल, बने सार्वजनिक उपक्रम, योजनाएं आईं, सरकार हर चीज़ की बॉस बन गई। लेकिन हुआ क्या? लाइसेंस परमिट राज में फाइलें सरकती रहीं और विकास दर रही सिर्फ 3%। इसे नाम मिला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और फिर आया 1991 का मोड़। संकट बड़ा था, देश दिवालिया होने की कगार पर था। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव ने मिलकर के भारत को एक नई दिशा दी। दरवाजे खुले, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का दौर आया। भारत दुनिया से जुड़ गया और यहीं से इकोनॉमिक बूस्ट की कहानी शुरू हुई। साल 2000 के दशक में आईटी सेक्टर ने कमाल किया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे नाम देश की पहचान बन गए। सर्विस सेक्टर के पहियों पर दौड़ी जीडीपी 7 से 8% की ग्रोथ होने लगी। 2008 की वैश्विक मंदी भी झेली इस बीच, लेकिन भारत ने खुद को संभाला। 2010 के बाद हुए कुछ बड़े बदलाव जिनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। फिर झटका लगा, पूरी दुनिया को लगा 2020 में महामारी की वजह से, और अब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। तो यही है पूरी कहानी। आप खुद तय कीजिए कि सही तस्वीर क्या है। अपनी जेब देखिए, अपना देश देखिए, अपना परिवेश देखिए। बड़ी खबर को यहीं विराम, अब सुर्खियों की बारी। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। छत्तीसगढ़ में केरल की 2 ननों की गिरफ्तारी से गहमा गहमी है। प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस सुखमन मंडावी के साथ अरेस्ट हुई हैं। 26 जुलाई को आरोप जबरन धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का। मामला शुरू हुआ था दुर्ग रेलवे स्टेशन से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। गिरफ्तारी का संसद से सड़क तक विरोध हुआ। ईसाई समुदाय खासा नाराज है। नई डेवलपमेंट आई। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और एंड्रयूज थजत की मुलाकात हुई। एंड्रयूज थजत भारत में कैथोलिक बिशपों की सबसे बड़ी संस्था द कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी CBCI के अध्यक्ष हैं। बैठक में नन्स की जमानत और केंद्र सरकार के रुख पर बात हुई। द हिंदू सूत्रों के हवाले से लिखता है कि मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले आश्वासनों पर भी बात हुई। बैठक के बाद आर्क बिशप ने जल्द रिहाई की मांग की। बताया यही मांग पॉलिटिकल पार्टी से भी की है। इस बैठक के लिए उन्होंने बीजेपी को थैंक यू कहा। बोले कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संदेश को लेकर चंद्रशेखर का आना स्वागत योग्य है। हम एक बार फिर से कहते हैं कि नन्स ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। सभी को मिलकर अल्पसंख्यकों पर होने वाले अन्याय को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उधर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि चर्च के संपर्क करने के बाद से वो इस मामले को सुलझाने में जुटे हैं। बोले कि जैसे ही आर्क बिशप ने मदद मांगी, हमने काम शुरू कर दिया। हम इसे जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हुई मुलाकात की बात। मामले में भी एक नया ट्विस्ट आया। नन्स पर 3 आदिवासी महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 में से एक महिला ने कहा कि उसे दक्षिणपंथी संगठन की ज्योति शर्मा ने धमकाया और मारा ताकि वो नन्स के खिलाफ बयान दे। महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। कहा कि उसका बयान नहीं लिया गया और बजरंग दल के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला ने बताया कि वो अपनी मर्जी और माता पिता की सहमति से नन्स के साथ जा रही थी। अब अगली सुर्खी, एसआईआर के बाद बिहार में चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अपलोड कर दी है। वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालकर वोटर्स अपना नाम चेक कर सकते हैं। साथ ही आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी भी सौंप दी है। 24 जून से शुरू प्रोसेस में 91.69% वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा कर दिए थे। यानी ड्राफ्ट लिस्ट में बिहार के 7.89 करोड़ वोटर्स में से 7.24 करोड़ वोटर्स के नाम है। 65 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं है। हालांकि अभी भी लिस्ट से किसी को कोई शिकवा शिकायत हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये काम अभी 1 सितंबर तक होगा और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आएगी। एक अपडेट और, आज 1 अगस्त को राहुल गांधी संसद के बाहर पत्रकारों से मुखातिब हुए। बोले कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी में शामिल है और इस बात के उनके पास पुख्ता सबूत हैं। रिटायरमेंट के लिए भी कुछ कहा है उन्होंने, जिसकी बड़ी चर्चा रही। सुनिए। इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है,
इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। राहुल का आरोप लगाना था कि चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया। आयोग ने साफ किया कि वो ऐसी बेबुनियाद और गैर जिम्मेदार बातों को नजरअंदाज करता है। अगली सुर्खी, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। पर्चा भरने की तारीख 7 अगस्त से शुरू होगी। 21 अगस्त तक नामांकन चलेगा। मन बदला और नाम वापस लेने को हुआ तो 25 अगस्त तक ही हो सकेगा। वोटिंग 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, यानी सितंबर के दूसरे हफ्ते में देश को नए उपराष्ट्रपति मिल सकते हैं या मिल सकती हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसमें राज्यसभा के चुने हुए और नॉमिनेटेड सदस्यों के अलावा लोकसभा सांसद भी वोट डालते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में अभी और कुछ जानने का मन हो तो 23 जुलाई का ललन टॉप शो भी जरूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली सुर्खी, जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को झटका लगा है। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेवन्ना को रेप के एक मामले में दोषी ठहराया है। सजा 2 अगस्त को सुनाई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ रेप के 4 मामले दर्ज हैं। मामला 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त सामने आया था। तब प्रज्वल के कथित यौन उत्पीड़न के कई वीडियोज सामने आए थे। आरोप लगा कि अपने घर में काम करने वाली महिला के साथ रेप का। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। जांच के वक्त उसकी साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए थे। सुनवाई के दौरान इस साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया, जिससे मामला और मजबूत बन गया। अप्रैल 2024 में मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि रेवन्ना की गढ़ हासन सीट से लोकसभा चुनाव में हार हुई। रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई 28 अप्रैल 2024 को एक महिला की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। मामला सामने आने पर प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर के जर्मनी भागा। उसे 31 मई को वापस लौटने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक की एसआईटी ने मामले की जांच पड़ताल की और 1632 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 113 गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों को आधार बनाया गया है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।